कि जब हम पूर्व मध्यकाल कहते हैं तो ये पूर्व मध्यकाल क्यों है, इसे हम सीधे मध्यकाल क्यों नहीं बोलते। हम इसे मध्यकाल भी बोल सकते हैं, लेकिन हमें मध्यकाल कहने के बजाय इसको क्या बोलते हैं, पूर्व मध्यकाल बोलते हैं। और पूर्व मध्यकाल क्यों बोला जाता है, इसका कारण है क्योंकि अगर हम भारत के इतिहास को देखें तो जब जेम्स मिल ने भारत के इतिहास का जो है उन्होंने विभाजन किया, तो उन्होंने औपनिवेशिक शासन के हितों को ध्यान में रखते हुए भारत ने ब्रिटिश शासन के हितों की रक्षा के लिए क्या किया कि पूरे भारत के इतिहास को उन्होंने धार्मिक आधार पर बांट दिया। और उस धार्मिक आधार के विभाजन में प्राचीन काल को उन्होंने कहा हिंदू काल, और इसी तरीके से उन्होंने मध्यकाल को क्या बोल दिया, मुस्लिम काल, और जो ब्रिटिश काल था उसको उन्होंने क्या बोला, आधुनिक काल। उसे उन्होंने क्रिश्चियन काल नहीं बोला, बल्कि क्या कहा, आधुनिक काल कहा। तो इस तरीके से उन्होंने अपनी औपनिवेशिक दृष्टि का प्रयोग किया, जिसका बाद में जो विद्वान आए इतिहास के उन्होंने विरोध किया और उन्होंने कहा नहीं, ये इतिहास का जो विभाजन है ये जो है डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी पर बेस्ड है। भारत की जो बढ़ती हुई राष्ट्रवादी चेतना है उसको कमज़ोर करने के लिए है, भारत में राष्ट्रवाद का उद्भव ना होने पाए, और जो भारतीय समाज की निहित कमजोरियां हैं जिसमें एक रिफ्ट है हिंदू मुस्लिम की, उसको वाइडर किया जाए। हालांकि समाज में एक एकीकरण की प्रक्रिया चल रही थी और जिसके चलते हिंदू और मुस्लिम समाज एक आया था, और इसका सबसे बड़ा परिणाम यह है कि 1857 का जो स्वतंत्रता संग्राम हुआ उसे हिंदू और मुस्लिम दोनों ने मिलकर के साथ अंग्रेजों के विरुद्ध लड़ा था, जिसके चलते उन्होंने ये आवश्यक समझा कि किसी न किसी तरीके से इस हिंदू मुस्लिम एकता को कमज़ोर किया जाए। और इसके लिए उन्होंने क्या यूज़ किया, इस पूरे काल को जो है हिंदू मुस्लिम एकता को तोड़ने के लिए धार्मिक आधार पर उन्होंने इसका विभाजन कर दिया। प्राचीन काल को उन्होंने हिंदू पीरियड कह दिया, मेडाइवल पीरियड को उन्होंने जो मुस्लिम काल कहा, और मॉडर्न पीरियड को उन्होंने जो है यानी ब्रिटिश पीरियड को उन्होंने क्या कहा, मॉडर्न पीरियड। तो ये उनकी एक उपनिवेशिक दृष्टि थी। बाद में क्या किया गया, हमारे जो इतिहासकार थे उन्होंने कहा नहीं, प्राचीन काल हम इसको यूज़ करेंगे, इसका नाम हम जो है हिंदू काल नहीं रखेंगे। तो ये चीज़ उन्होंने कही। मध्यकाल को उन्होंने जो है मध्यकाल माना और साथ ही साथ इसे मुस्लिम काल मानने से अस्वीकार कर दिया। क्यों किया, क्योंकि अगर हम मध्यकाल में भी देखें तो मध्यकाल में भी पूरे भारत पर एक, अगर हम कुछ समय के लिए किसी शासन या किसी शासक के काल को माइनस कर दें तो भी भारत में पूरा एक प्रकार से एक छत्र मुस्लिम शासन नहीं था। मध्यकाल में भी कई ऐसे राज्य थे जो हिंदू राज थे, जैसे कि विजयनगर आप साम्राज्य देख रहे हैं, और फिर इसी तरीके से दक्षिण में मराठा शक्ति का उदय होता है। तो आप राजपूतों ने निश्चित रूप से मुगलों की अधीनता स्वीकार करी, लेकिन पूरे राजपूताना में राजपूती शासक बना रहा। इसके हमारे पास प्रमाण है। फिर शासन व्यवस्था में कहीं ना कहीं हिंदुओं की भी भागीदारी मुगल साम्राज्य के साथ रही। तो इसलिए इसको पूर्व में खाली मुस्लिम काल कहना न्यायोचित नहीं होगा, तो इसे मध्यकाल माना गया। लेकिन इस मध्य और आधुनिक काल को नहीं, ब्रिटिश काल को उन्होंने आधुनिक काल कहा, और आधुनिक काल ब्रिटिश आगमन के स्वरूप नहीं माना, बल्कि उन नवीन प्रवृत्तियों के चलते माना आधुनिक काल, जिसके चलते भारतीय समाज का रूपांतरण मध्यकाल से निकल करके आधुनिक प्रवृत्तियों की तरफ हुआ। इस पर हम जब आधुनिक काल पर चर्चा करेंगे तब आपसे पूरी गहन चर्चा करेंगे। लेकिन मध्यकाल के लिए क्या किया गया कि इसको दो भागों में बांट दिया गया। एक को मध्यकाल, क्योंकि एंशिएंट पीरियड हमारा जो समाप्त होता है वो गुप्त साम्राज्य के पतन के साथ ही हम मानते हैं कि हमारा प्राचीन काल समाप्त हो जा रहा है। लेकिन उसके बाद सीधे यानी छठी शताब्दी से अगर हम देखें, तब छठी शताब्दी के अंत के बाद भी देखें तो भारत में सीधे तुर्क नहीं आ रहे हैं। भारत में 712 में सिंध में आकर के अरबों का आक्रमण हो रहा है मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में। तो निश्चित रूप से अभी भारत जो है अरब आक्रमण से दूर है। तुर्क आक्रमण जो भारत में आने शुरू हुए वो महमूद गजनवी के काल से शुरू हुए, जो कि आप 1000 AD से मान सकते हैं निश्चित रूप से। उसके बाद महमूद गजनवी के आक्रमण के लगभग आप कह सकते हैं कि 175 वर्ष बाद, मोटे तौर पर कह सकते हैं, क्योंकि 1026 में आक्रमण जो था उसका सोमनाथ पर हुआ था, 1027 उसका अंतिम आक्रमण था महमूद गजनवी का। उसके बाद 1191 में तराइन का प्रथम हुआ और 1192 में तराइन का द्वितीय युद्ध हुआ। 1192 के बाद जो है भारत के इतिहास की दिशा बदलती है। हालांकि इस बीच में 1175 में मोहम्मद गौरी ने जो है आक्रमण किया था, गुजरात पर आक्रमण किया था, और गुजरात के शासक
भीम द्वितीय ने जो है उन पराजित कर दिया था मोहम्मद गौरी को। लेकिन कुल मिलाकर के अगर हम देखें तो इस पूरे पीरियड को यानी 800 से लेकर के 1200 तक का जो पीरियड है वो पूर्व मध्यकाल माना गया। और पूर्व मध्यकाल इसलिए माना गया क्योंकि इसकी प्रवृत्तियां जो थीं ना तो पूरी तरीके से प्राचीन काल से अलग हुई थी और ना ही पूरी तरीके से मध्यकाल में की विशेषताओं को समाहित की हुई थी, बल्कि बीच का काल था। जैसे कि अगर हम बात करें तो इस काल की एक प्रमुख विशेषता क्या है, राजपूतों का उद्भव होता है, राजपूत काल आता है। और ये जो पूरा पीरियड है इसमें सामंती व्यवस्था बहुत ही मजबूती के साथ उभर के सामने आती है। तो सामंती व्यवस्था, और सामंती व्यवस्था में क्या था कि राजा जो है अपने भूभाग को, अपने साम्राज्य को अपने नीचे सामंत और महासामंतों को नियुक्त करता था, और फिर ये सामंत महासामंत अपने नीचे उप सामंतों को नियुक्त करते थे। फिर इनके नीचे भी जमींदार जैसी एक प्रथा होती थी। तो कुल मिलाकर के जमीन का क्षेत्र जो क्षैतिज जो है विभाजन हुआ, और उस क्षैतिज विभाजन के चलते जो प्रशासनिक व्यवस्था थी वो एक प्रकार से विकेंद्रित व्यवस्था हो गई। और ये सैन्य व्यवस्था भी विकेंद्रित हो गई क्योंकि राजा सीधे अपनी सेनाओं का नेतृत्व गठन नहीं करता था, बल्कि राजा के जो सामंत होते थे ये राजा को इस भूभाग के बदले अपनी एक निश्चित संख्या में सैन्य सहायता देने का वचन देते थे और वैवाहिक संबंध स्थापित करके अपने संबंधों को मजबूत रखते थे। तो ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखना है, जिसके चलते इसको पूर्व मध्यकाल माना गया। फिर दूसरी चीज़ हम जो देखते हैं जो इस काल को अलग करती है मध्यकाल से, वो ये है कि इस काल में नगरीकरण हमको कम दिखाई देता है। यानी जो नगरीकरण हमको पहले के काल में, गुप्त पीरियड में या उससे पहले के काल में हमको दिखाई दे रहा है, वो नगरीकरण कम दिखाई देता है। मुद्रा हमको जो है व्यवस्था का हमको क्षय दिखता है कि मुद्रा व्यवस्था कमज़ोर हो गई है, क्योंकि हमें इस पीरियड की मुद्राएं भी कम मिली हैं। उनके हमें ज़्यादा उत्खनन में सिक्के नहीं प्राप्त हुए हैं। गुप्त पीरियड के सिक्के प्राप्त हुए हैं, लेकिन गुप्त पीरियड के बाद के सिक्के नहीं प्राप्त हुए हैं, जो इस बात को इंडिकेट करते हैं कि कहीं ना कहीं मुद्रा व्यवस्था का जो है प्रसार कम हुआ। और ये प्रसार कम हुआ, इसके चलते नगर व्यवस्था जो है, नगरों का भी जो है पतन हुआ होगा, और कहीं ना कहीं व्यवस्था जो है हमारी ग्रामीण अर्थव्यवस्था में कन्वर्ट हो गई होगी। जिसलिए हम इस पूरे काल को क्या कहते हैं, पूर्व मध्यकाल कहते हैं। फिर अगर हम देखें तो तंत्रवाद, धार्मिक क्षेत्र में तंत्रवाद जैसी विचारधाराएं और विश्वास उभर करके आते हैं, तो ये भी एक पूर्व मध्यकाल की विशेषता के तौर पर माना जा सकता है। तो ये पूरी एक कुछ विशेषताएं हैं जिसके चलते हमने इस पूरे क्षेत्र को पूरे काल को क्या माना है, पूर्व मध्यकाल माना है। फिर ये पीरियड राजपूत काल भी कहलाता है, क्योंकि 800 से अगर हम देखें तो 800 से 1200 तक का जो पूरा पीरियड है, जिसे कि हम एडी बोलते हैं और सीई बोलते हैं। सीई एक्चुअल में ज़्यादा न्यूट्रल टर्म है, सेकुलर टर्म है, क्योंकि सीई का मतलब होता है कॉमन एरा, एडी का मतलब होता है आफ्टर डोमिनो। तो आफ्टर डोमिनो इज रिलेटेड टू द क्रिश्चियनिटी। तो अब जो इतिहासकार हैं वो सीई यूज़ कर रहे हैं, और या जो है BCE यूज़ कर रहे हैं, यानी बिफोर कॉमन एरा। तो हम कहीं कहीं एडी भी बोल पाएंगे और कहीं कहीं सीई बोलेंगे, तो आपसे मिस्टेक ना होइएगा। तो मोटे तौर पर ये जो 1200 से या 800 से 1200 का पीरियड है, ये निश्चित रूप से इसमें कुछ विशेषताएं ऐसी थीं जो इसको मध्यकाल से अलग कर देती हैं। और चूंकि राजपूत शासक जो थे वो सामंती व्यवस्था के पोषक थे, और साथ ही साथ ये पूरा काल राजपूतों के राजपूती शासन व्यवस्था से जुड़ा हुआ है, इसलिए भी इसे पूर्व मध्यकाल माना जाता है। तो अब ये तो हमने आपको एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग बता दी है कि पूर्व मध्यकाल क्या है। अब हम सिर्फ फैक्ट्स को पढ़ेंगे, फैक्ट्स को समझेंगे कि ये फैक्ट्स हमारे लिए कितने इंपॉर्टेंट हैं, और हमने केवल उन्हीं फैक्ट्स को इंक्लूड किया है जो परीक्षा की दृष्टि से आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है।